यहां से बच्चा एप्लीकेबिलिटी, कल की क्लास में ये पढ़ चुके हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया क्या होता है बच्चा, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, और ये हमने पढ़ लिया था, है ना। अब एकदम फ्रेश टॉपिक, हेडिंग बताओ क्या है। पूरे चैप्टर में किसकी बात हो रही है, जो कंपनी लिस्टेड है, जो कंपनी लिस्टेड है। चलिए, अब कंपनी लिस्टेड है, उसकी क्या ऑब्लिगेशन, बच्चा बस नाम दे रखे, डिटेलिंग नहीं बताई, समझो। अब मैंने आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बताई है, क्या होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, इक्विटी और कन्वर्टेबल, उसके अलावा भी थी कुछ सिक्योरिटीज। चलिए, इन्होंने कहा कॉमन ऑब्लिगेशन, हेडिंग क्या बच्चा, कॉमन ऑब्लिगेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, सारी लिस्टेड कंपनी को ये कॉमन ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ये हेडिंग है, कॉमन ऑब्लिगेशन अभी पढ़ेंगे। जो भी कंपनी लिस्ट है उन्हें कुछ ऑब्लिगेशंस होती है जो कि कॉमन है, हर लिस्टेड कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ठीक है। ये सारों के सारे, कितनी टोटल लिस्टेड कंपनी दिखाई मैंने बच्चा, 4, ABCD, इन चारों कंपनी को ये फॉलो करना पड़ेगा। यहां इसकी एक लिस्ट है, आगे चल के पढ़ेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, लेकिन कंपनी ने कौन से शेयर इश्यू किए, स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड मतलब क्या, इक्विटी और कन्वर्टेबल। अगर ए कंपनी ने इक्विटी से इश्यू किए हैं तो उसे कॉमन ऑब्लिगेशन भी फुलफिल करनी है, और साथ में बच्चा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की अलग से ऑब्लिगेशन है, वो भी फुलफिल करनी है। बी कंपनी की अगर मैं बात करूं, मान लो बी कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू नहीं किए, क्या नहीं इश्यू किया बच्चा, इक्विटी शेयर, उन्होंने दूसरे शेयर इश्यू किए, मतलब उन्हें क्या फॉलो करना है, कॉमन करने हैं। क्या ये करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है। तो उन्होंने कौन से वाले किए, उन्होंने कहा चलो ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, कौन से वाली बच्चा, नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है, मतलब पहला जो पॉइंट है वो साफ साफ बोलता है ये तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, ABCD। इन्होंने कहा ये तो बस ए को करना है, क्योंकि ए ने कौन से शेयर इश्यू किए, इक्विटी, स्पेसिफाइड, उसके कन्वर्टेबल। इन्होंने कहा भैया अगर कंपनी ने क्या कर रखा है, नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये वही लिस्ट जो हम पढ़े थे, है या फिर बोथ, तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी बच्चा, पहला वाला तो सबको करना है, पहला वाला तो सबको करना है। फिर उस हिसाब से उन्होंने कहा कि आपका कौन सा पैटर्न है, फिर एक्स्ट्रा, ये सब उसकी एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। फिर देखो क्या लिखा है, ऑब्लिगेशन वो है कंपनी जिसने क्या कर रखा है, स्पेसिफाइड या फिर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल शेयर या फिर बच्चा बोथ, मतलब ये वाली किसको करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड में ए भी थी, बी भी थी, सी भी थी। क्या ये बात समझ में आ रही है। ऑब्लिगेशन लिस्टेड एंटिटी, ये क्या है, जिसने क्या इशू किया है, ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, वो अपने शेयर्स कहां लिस्ट करा रही है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये बच्चा उस फॉरेन की कंपनी को क्या करना है, पहली वाली कॉमन ऑब्लिगेशन तो सबको करना है, कॉमन ऑब्लिगेशन तो सबको, लेकिन उस फॉरेन कंपनी को क्या ये सब करने की जरूरत है, नहीं। अगर उसने इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इश्यू किया तो उन्हें बस क्या करना है बच्चा, वो लास्ट वाली ऑब्लिगेशन, मतलब सबके लिए और एक्स्ट्रा भी है, कॉमन सब पे लगेगी और बाकी सब एक्स्ट्रा जिसकी जिस टाइप की सिक्योरिटी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई। क्या आपके सिलेबस में सबकी बताई है, नहीं, इन्होंने बस कॉमन बताई। इन्होंने कहा अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, कॉमन ऑब्लिगेशन, जो हर लिस्टेड कंपनी को करनी है। कॉमन समझ में आ गया तो बच्चा बाकी सब भी धीरे धीरे समझते चले जाओगे, क्योंकि चैप्टर बोर्डर में ओवरव्यू बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किस टाइप की सिक्योरिटीज है, उस टाइप की एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी, लेकिन बेसिक फॉर्मेलिटी तो पढ़ ले पहले। तो ये बस हेडिंग्स है, ये सब हेडिंग है, याद करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, ये बस हेडिंग्स थी जो मैंने आपको समझा दिया इसका कॉन्सेप्ट। बच्चा ऑब्लिगेशन लिस्टेड एंटिटी क्या लिखा है, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, वो लिस्ट में था ना। लिस्टेड एंटिटी कौन सी, सिक्योरिटी रिसिप्ट। लिस्टेड एंटिटी क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगर हम एक म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, हमने अपने यूनिट्स क्या कर रखे बच्चा, लिस्ट करके रखे, दैट मींस क्या होगा, हमें ये वाली ऑब्लिगेशन, मतलब कॉमन वाली तो करनी साथ में ये वाली एक्स्ट्रा, क्या बीच की बाकी करने की जरूरत है, क्या नहीं। बात समझ में आ गई। आपके सिलेबस में बस क्या दे रखी है, कॉमन, ठीक है। बढ़े क्या कॉमन की तरफ, चलिए हेडिंग देखो क्या लिखा है, यही बस आपके लिस्ट में, ठीक है। चलिए तो कॉमन ऑब्लिगेशन हर कंपनी को, चाहे उसका इक्विटी हो, स्पेसिफाइड हो, नॉन कन्वर्टेबल डेट हो, सिक्योरिटी रिसिप्ट हो, जो भी हो, ये तो सब पे लगेगा। अब आप किसी लिस्टेड कंपनी में जाते हो, ये सब तो फॉलो करने पड़ेंगे, क्लियर है। चलिए तो उन्होंने कहा चलो जनरल ऑब्लिगेशन जो सब में लगता है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चा, प्लीज स्पेसिफाई कर दो। रेगुलेशन 6 लिखा है, रेगुलेशन 6, 7 सीक्वेंस है, 8, 9 जितने भी पॉइंट्स है, 10, 11, 12, 13, 14 दिख रहा है।
सीक्वेंस वाइज बच्चा ये रेगुलेशन नंबर है। चलिए वापस जाते हैं। कोई भी एक एक्ट होता है उसमें सेक्शन नंबर होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। ये बच्चा सेबी के क्या है, रेगुलेशंस। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या होगा, रेगुलेशन नंबर 1, रेगुलेशन नंबर 2, रेगुलेशन नंबर 3। जैसे सेक्शन नंबर 1 2 3 4 होता है ऐसे रेगुलेशन नंबर 1 2 3। लेकिन आपके चैप्टर में पूरा का पूरा तो दे नहीं रखा कि रेगुलेशन 1 से लेकर पूरा एंड तक बताएंगे। उन्होंने बीच बीच के रेगुलेशंस बताए, ठीक है। चलिए सबसे पहला रेगुलेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन नंबर 6। मार्क अभी मत करो, टाइम दूंगी प्रॉपर, समझेंगे पहले। आ जाओ, ये रेगुलेशन नंबर किसका, रेगुलेशन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन नंबर 6। क्या ये बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 दे रखा है, नहीं दे रखा है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, डायरेक्ट 6। इन्होंने बोला हर लिस्टेड कंपनी को, सारी लिस्टेड कंपनी ना, हम किसके ऑब्लिगेशंस पढ़ रहे, सारी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को किसको अपॉइंट करना है, कौन होता है कंप्लायंस ऑफिसर, सीएस। हर लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी है उसे क्या अपॉइंट करना है, सीएस। इस कंप्लायंस ऑफिसर का एक दूसरा भी नाम हो सकता है। ये लाइजन वर्ड का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट करवाए, कम्युनिकेट करवाए, कोऑर्डिनेट करवाए, कम्युनिकेट करवाए। बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट किसका पैसा संभाल के बैठे, बच्चा ओनर का। हमारी कंपनी को हम बच्चा एक तरफ मैनेजमेंट होता है, और बच्चा एक तरफ ओनरशिप होता है, यही होता है। मैनेजमेंट किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओनरशिप किसके पास होता है, शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी शेयर होल्डर को, क्योंकि वो उसके पैसे का क्या मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो बीच का हमने क्या बना दिया, सीएस। सीएस एक तरीके से लाइजन का काम करता है, मतलब कोऑर्डिनेट करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको शेयर होल्डर को ये सारी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, सारी इंफॉर्मेशन देनी है। दैट वाज लाइजन। क्या ये बात समझ में आए? इसलिए हम क्या बोलते हैं, लाइजन ऑफिसर, जो पूरा कोऑर्डिनेट करवाए। साथ में या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, कंप्लायंस। लॉ कंप्लाई करवाने वाला है ना, लॉ ही तो बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेबी को बताओ। क्या ये बात समझ में आ रही है? दैट वाज कंप्लायंस ऑफिसर। तो सीएस को किस किस नाम से जाना जाता है, कंप्लायंस ऑफिसर बोले या फिर लाइजन ऑफिसर। आपकी बुक में सबसे ज्यादा जो टर्म यूज होगा दैट वाज कंप्लायंस, लेकिन कभी कभार अगर लाइजन आ जाता है तो समझ जाना। बात समझ में आ गई? चलिए, तो रेगुलेशन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, चलिए रेगुलेशन नंबर 6 साफ साफ बोलता है हर लिस्टेड कंपनी को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब जैसे लिस्टेड कंपनी अपॉइंट करेगी कंप्लायंस ऑफिसर, ये कंप्लायंस ऑफिसर वन एंड ओनली सीएस हो सकता है। हम अक्सर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, सीएमए, लॉयर, प्रैक्टिसिंग, सब। क्या यहाँ पे कुछ और लिखा है, ओनली सीएस। कंप्लायंस ऑफिसर मतलब ओनली सीएस। सीएस को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब सीएस काम क्या करेगा, ये बच्चा ये काम है, ये इसकी काम की लिस्ट है। पहला क्या करवाएगा, किसका कंप्लायंस, नाम क्या लिखा है, कौन सा, लिस्टिंग, मतलब ये एलओडीआर की बात कर रहे हैं। ये जो चैप्टर लिस्टिंग रेगुलेशन शॉर्ट में लिखा है, दैट मींस क्या है, सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन। शॉर्ट में उन्होंने और शॉर्ट कर दिया, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बना दिया। एक शॉर्टकट हमने बनाया एलओडीआर, दूसरा शॉर्टकट इसने बनाया क्या बोला, लिस्टिंग रेगुलेशन। क्योंकि लिस्टिंग एग्रीमेंट अब यूज कर सकते हैं क्या, उसी को तो रिप्लेस करके हमने बोला सेबी एलओडीआर, उसने सेबी एलओडीआर को क्या बोलते हैं, लिस्टिंग रेगुलेशन। बोल लोगे, समझ जाओगे। चलिए, तो सीएस का काम क्या है, पूरा चैप्टर जो कुछ भी बोल रहा है उसे कंप्लाई करवाना, करवा लोगे। चलो देखते हैं काम क्या है पहले, है ना, पहले काम देखेंगे फिर कहेंगे कर सकते कि नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। चलो, दूसरा क्या करवाता है, कोऑर्डिनेट, किसी बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी काम करवा रहा है कहां तक पहुंचाना है, लाइजन ऑफिसर का भी काम बताया, शेयर होल्डर को ट्रांसपेरेंसी रखो, स्टॉक एक्सचेंज बताओ, सभी को बताओ। लाइजन ऑफिसर का काम ही क्या होता है, बीच का एक तरीके से मीडिएटर होता है, सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। सीएस का काम क्या है, लिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो करवाना। सीएस का काम क्या है बच्चा, लाइजन ऑफिसर ये काम क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट, कम्युनिकेशन, ठीक है, किसके किसके बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग एग्रीमेंट बनाया तो साफ क्या बोला, भाई डिस्क्लोजर देना, तो पहले हमें देना, फिर हम किस तक पहुंचाएंगे, शेयर होल्डर तक पहुंचाएंगे, है ना। क्योंकि हम तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, मैं इन्वेस्टर हूं, पैसा लगाना चाहता हूँ रिलायंस कंपनी में, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मैं कहां देख रही हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज को रिलायंस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, जो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे रहा है सही है कि नहीं, सही है कि नहीं चेक करें ना। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा आंख बंद करके ले लेगा क्या सीएस, चेक करो ना, चेक करना पड़ेगा सब करेक्ट है कि नहीं। और लास्ट में क्या लिखा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब इन्वेस्टर की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसे क्या करो, सॉल्व करो। समझ में आया बच्चा? फटाफट आपकी बुक में आएंगे, कंप्लायंस ऑफिसर लिखा है और हिज और हर ऑब्लिगेशंस, ठीक है, साफ साफ लिखा है बच्चा। हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, अपॉइंट, किसे करना है,
क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज एन कंप्लायंस ऑफिसर हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल। ये वही 4 पॉइंट है जो अभी देखा। पहला क्या लिखा है, एंश्योर क्या, कंफर्मिटी क्या, रेगुलेटरी प्रोविजन एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी पे जो जो रेगुलेशन लग रहे हैं, कौन सा रेगुलेशन लगे, एलओडीआर। दूसरा कोऑर्डिनेट और क्या करना, रिपोर्ट करना। बच्चा किस किस के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ और डिपॉजिटरीज भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली काम है ना, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना। इन शॉर्ट फिर क्या लिखा है, एंश्योर करेक्ट प्रोसीजर, एंश्योर करेक्ट प्रोसीजर। बच्चा जो भी फॉलो किया जा रहा है और जो भी रिपोर्ट फाइल किया जा रहा है, अभी मैंने बताया इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। और फाइनली मॉनिटर, सारे के सारे ईमेल एड्रेस। बच्चा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगी ना प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को क्या करो, सॉल्व करो। इसे ऑन करना है क्या बच्चा, गर्मी लग रही है ना, नहीं लग रही, वही मैंने देखा तेरे एक्सप्रेशन चलो, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या करना है, सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या ये बात समझ में आई। अगली बार कहीं भी रेगुलेशन 6 आएगा, क्या याद रहेगा बच्चा, क्या मैं तुम लोग को सारे सेक्शन या रेगुलेशन याद करने को देती हूँ क्या, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट में है। रेगुलेशन नंबर 6 याद होना चाहिए, क्योंकि आप अपॉइंट हो गए ना इससे, रखोगे ना याद पक्का। तो रेगुलेशन नंबर 6 क्या बोलता है, कंप्लायंस ऑफिसर रखो, किसको, हमको रखो। हम क्या काम करेंगे, 4। पहले क्या करेंगे, रेगुलेशन फॉलो करवाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट करवाएंगे लाइजन ऑफिसर। तीसरा करेक्टनेस चेक करेंगे, फाइलिंग वाइलिंग सब करवाएंगे। फाइनली इन्वेस्टर की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो ईमेल में। क्लियर है बच्चा, रेगुलेशन 6 समझ में आ गया। 7 कुछ सुना सुना सा लग रहा है बच्चा, वेरी गुड। क्या ये शेयर ट्रांसफर एजेंट, इंटरमीडिएट होता है, कौन अपॉइंट करता है इसे, कौन अपॉइंट करता है, बहुत सारे तुक्के मारो तुम लोग, कोई कंपनी, सेबी, डिपॉजिटरी। सोच का एक बार बोले, एक बार में कंपनी, मैंने क्या बोला था, कंपनी क्या कह रहा है कि भाई हमने अपने एक अपॉइंट कर, ये क्या काम देखेगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट। हर लिस्टेड कंपनी को किसे अपॉइंट करना है, कुछ 2 चीजें बताई थी, शेयर ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार इश्यू बताया था। रजिस्टर इश्यू का क्या काम था, जब आईपीओ लेकर आ रहे, इश्यू कर रहे हैं तो पूरी रजिस्टर मेंटेन करना। शेयर ट्रांसफर का क्या काम था, जितने ट्रांसफर हो रहे उसका भी रजिस्टर अलग से मेंटेन कर। मैंने कहा था एक ही बंदे को पकड़ लिया जाता है और दोनों काम करवाए जाते हैं ना। आईपीओ बार बार लाते हो क्या, एक बार लाएंगे, कर दिया, उसी को शेयर ट्रांसफर का भी काम कर दो। इन्होंने कहा या तो क्या करो, अलग से एक एजेंट अपॉइंट कर लो, या फिर मैनेज करो। क्या लिखा है, फैसिलिटी इन हाउस, मतलब कंपनी का ही कोई अंदर चीजें मेंटेन करेगा। कौन है, सीएस। क्या सीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट बन सकता है, हाँ। या तो अलग से कंपनी कोई एजेंट को अपॉइंट करे, वो सीएस भी हो सकता है अलग से, ठीक है। या तो हमने कंपनी के सीएस को क्या बोल दिया, इन हाउस फैसिलिटी। बच्चा वापस, इन हाउस मतलब कंपनी खुद ही संभाल रही है, किसी एक बंदे को काम दे दिया। या तो हमने काम क्या कर दिया, आउटसोर्स। इन हाउस में अगर होता है तो वही कंप्लायंस ऑफिसर को क्या बोल देता है, भाई इतने सारे काम कर, ये भी और कर। क्या बात समझ में आ गई। तो कंपनी को क्या अपॉइंट करना है, कंपलसरी कंप्लायंस ऑफिसर, रेगुलेशन 6 बोलता है। और 7 क्या बोलता है, शेयर ट्रांसफर। मतलब लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, मतलब अगर अनलिस्टेड कंपनी की बात पे क्या ये सब फॉलो किया जाएगा, सेबी के एलओडीआर तो अनलिस्टेड भी थोड़ी ना लगते हैं। हर लिस्टेड कंपनी को बोल दिया या तो एजेंट रखो या तो इन हाउस ये फैसिलिटी दो। मतलब अलग से एक डेजिग्नेटेड बंदा होना चाहिए, चाहे वो आपके ऑफिस का हो, चाहे आपने काम आउटसोर्स करके एजेंट से करवा रहे हो। बात समझ में आ गई। रेगुलेशन नंबर 7 आ जाइए। 8 क्या बोलता है, रेगुलेशन नंबर 8। रेगुलेशन नंबर 8 बोलता है कॉर्पोरेट करना है भैया। ये इंटरमीडिएरीज, कुछ लिस्ट थी इंटरमीडिएरीज की, बच्चा कुछ याद है, ब्रोकर, डिपॉजिटरी, ये सब स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ रहे थे, है ना। ये इंटरमीडिएट क्या करवाते हैं, अपने पास जाते हैं सेबी के पास, सेबी से जाके पहले परमिशन लेते हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद वो सारे काम कर सकते थे। कुछ याद आया बच्चा। हर लिस्टेड एंटिटी शेल कॉर्पोरेट, उन्होंने कहा कॉर्पोरेट करेगी, सबमिट करेगी बच्चा करेक्ट एंड एडुकेट इंफॉर्मेशन। सारे इंटरमीडिएरीज, वो सारे इंटरमीडिएरीज जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, कंपनी जब उनसे कोऑर्डिनेट करेगी ना, तो इनको क्या देगी, एकदम सही इंफॉर्मेशन देना, गलत गलत इंफॉर्मेशन मत देना, क्योंकि ये रजिस्टर्ड सेबी है, रजिस्टर्ड है सेबी के पास। कुछ इंटरमीडिएट्स के एग्जांपल दे रखे, सुने सुने लग रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्या ये सुना है, नाम सुना है, समझा है क्या, समझा भी है, नहीं समझा तो आज समझाऊंगी। दूसरा टर्म सुना सुना लग रहा है, रजिस्ट्रार टू इश्यू। तो रजिस्ट्रार इश्यू एक एजेंट अपॉइंट कर रहे थे, या तो इन हाउस फैसिलिटी या तो एक एजेंट। ये एजेंट कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी के पास।
कंपनी सही इन्फॉर्मेशन देगी ना इनको। और क्या लिखा है, सुना सुना लग रहा है शेयर ट्रांसफर एजेंट, अभी तो बताया है ना। एक सेक्टर लगा दिया, मतलब जितनी भी इंटरमीडियरीज है जो सभी के पास रजिस्टर्ड है, कंपनी को अगर उनसे कोऑर्डिनेट करना है तो कोऑर्डिनेट करो, और प्लीज गलत इंफॉर्मेशन मत देना, एकदम सही इंफॉर्मेशन देना। ये कौन सा रेगुलेशन बोलता है, वापस 6 क्या बोलता है, अपॉइंट करने पड़े। 7 क्या बोलता है, हर लिस्टेड कंपनी को बोला शेयर ट्रांसफर, मतलब लिस्टेड नहीं तो जरूरत नहीं है। 8 क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट करिए उनके साथ और करेक्ट इंफॉर्मेशन सबमिट करना। कुछ एग्जांपल्स दिए इंटरमीडिएरीज के, लेकिन ये एग्जांपल कंप्लीट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएरीज है। बच्चा ये दोनों नाम तो सुने, चलो ये नाम देखते हैं क्या लिखा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बच्चा कंपनी ना उधारी लेने जाती है बैंकों के पास, कंपनी क्या लेने जाती है, उधारी, किसके पास, बैंकों के पास। तो बैंक क्या देखेगा कि भाई दम है इसकी वापस चुकाने की, वापस वापस वापस, है ना। बैंक क्या देखेगा, क्रेडिटबिलिटी देखेगा कि इस कंपनी की दम है चुकाने की। तो एक्चुअल में दम है कि नहीं है, एक एजेंसी रेट करेगी। ऐसी बहुत सारी एजेंसी है जिसका काम है कंपनी को क्या करना बच्चा, रेट देना, उनकी रेटिंग करना कि भैया ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका रेट बहुत अच्छा है, हमने इसमें से 5 में से उसको हमने 4 रेटिंग दे दी, मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, इन्होंने जिन जिन से लोन लिया है सबको चुकाया है, इनका पूरा एसेट, इनकी लायबिलिटी, पूरी बैलेंस शीट को देखकर अच्छे से वो रेटिंग करती है। मान लो कोई डिफॉल्टर है तो भैया वो रेट क्या दे देगी, स्टार 1 स्टार 2 जो भी वो रेटिंग देगी। तो अब जो भी नया बैंक लोन देने जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा, इनकी रेटिंग देखेगा बच्चा। तो कंपनी का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब में ये रेटिंग चढ़ी होती है। साफ साफ बोल दिया है कि बच्चा इंफॉर्मेशन आपको तो सही देनी पड़ेगी ना। मान लो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेरे आईटेक्स में आती है, कह रही है कि हमें आपको रेट करना है, इसके लिए हमें पहले आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो जो मुझसे डॉक्यूमेंट मांगेगी मुझे सही देना है कि नहीं देना है, देने के बाद वो देखने के बाद क्या करेगी बच्चा, मुझे एक रेट देगी। फिर बच्चा एसबीआई बैंक के पास मैं जाऊंगी लोन लेने, तो एसबीआई बैंक क्या बोलेगा, एजेंसी ने आपको एक रेट दिया होगा, प्लीज हमें दिखाइए। एक सर्टिफिकेट होता है, साइन होता है प्रॉपर, वो भी गलत नहीं करेंगे। पैसा वैसा खिला के गलत करोगे तो भैया वो भी उसके लाइसेंस पे भी बात आ जाएगी। इसने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, सभी के पास। कई बात समझ में आ गई। होता रहता है, एक ड्यूरेशन होता है, हर 6-6 महीने के बाद, हर एक साल के बाद ये एजेंसी क्या करेगी बच्चा, आपको रेट करती रहेगी। आप बुलाओगे उस एजेंसी को, आओ हमें रेट करो, आओ हमें रेट करो। बैंक जब देखेगा तो एकदम कौन सा वाला देखेगा, लेटेस्ट वाला देखेगा। तो बैंक साफ बोलता है पुराना मत दिखाओ, 2 साल वाला। लिस्टेड कंपनी को बोल दिया जो भी अपडेट है आपके डॉक्यूमेंट में वो अपडेट वाली रेटिंग चढ़ जानी चाहिए। इसके पूरे रेगुलेशन डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ गई, पक्का। तो रेगुलेशन 6 बोलता है कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करो, रेगुलेशन 2 बोलता है, सॉरी 7 बोलता है शेयर ट्रांसफर एजेंट, देन 8 बोलता है इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, सही इंफॉर्मेशन देना है। 9 क्या बोलता है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है संभाल कर रखने का, इन्होंने कहा लिस्टेड एंटिटी को अपनी खुद की, हर कंपनी को अपनी खुद की पॉलिसी बनानी है, और पॉलिसी की 2 कैटेगरीज होंगी। पहली कैटेगरी क्या बोल दी बच्चा, परमानेंट। तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या होगी, टेम्परेरी, ठीक है। इन्होंने कहा भैया डॉक्यूमेंट जो ऑल टाइम संभाल के रखने हैं, कंपनी के पास लिस्ट होगी कि ये डॉक्यूमेंट है जो ऑल टाइम हम संभाल के रखेंगे, ठीक है। और दूसरी कंपनी अपनी पॉलिसी बनाएगी, क्या लिखा है बच्चा, पॉलिसी। हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होगी, लेकिन सेबी ने एक फॉर्मल, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट देती है, भैया ये ऑल टाइम अवेलेबल हो। कंपनी जब से बनी उसको अगर 100 साल भी हो गए बच्चा, तो हमें वो पहला डॉक्यूमेंट भी मिल जाना चाहिए। परमानेंट मतलब ऑल टाइम मेंटेन करना है। टेम्परेरी मतलब बस 8 साल, आपको पिछले बस 8 साल तक का रिकॉर्ड रखना है। वापस हर लिस्टेड कंपनी को क्या बोल दिया, आप अपनी क्या बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे कि कब तक प्रिजर्व रख रहे हो, क्या क्या चीजें आपके पास परमानेंट नेचर में प्रिजर्व है, संभाल के रखा है, और कौन कौन से आपकी पिछले 8 साल की। जो सेबी ने बोल रखा है वो तो परमानेंट बोला तो परमानेंट, आप उसमें अपनी उंगली नहीं करोगे। बाकी एक्स्ट्रा चीजों को परमानेंट रखना तो आप रख सकते हो, ठीक है। 2 कैटेगरी, पहला क्या परमानेंट, दूसरी क्या टेम्परेरी मतलब कितने साल तक, 8 साल तक, क्लियर है। रेगुलेशन नंबर 10 में कीप द इलेक्ट्रॉनिक, चाहो तो क्या कर सकते हो, जमाना बदल गया है, सिस्टम में भी संभाल के रख सकते हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि बच्चा आप क्या करोगे, इतना पूरा फाइल मेंटेन करके रखोगे, एक दिन खराब हो जाएंगे, एक दिन दीमक लग जाएंगे, है ना, खा जाएगी दीमक, आग लगी, कुछ भी होगी, तो आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी संभाल के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 10 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया।
10 क्या बोलता है, हेडिंग से समझो। हर लिस्टेड कंपनी कुछ फाइलिंग होगी, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत फाइलिंग पढ़ने वाले, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी फाइल, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अभी लिस्ट यहां नहीं देखेंगे, लिस्ट आएगी, ठीक है। रेगुलेशन 10 फाइलिंग की बात बोलता है, आगे बढ़ेंगे। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, बच्चा मेरी बात अच्छे से समझना, कि जो अरेंजमेंट वर्ड आएगा ना, मर्जर का नाम सुना है, अमलगमेशन को सुना है, ठीक है। जहां कहीं भी अरेंजमेंट वर्ड आएगा, स्कीम वाली, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट किसकी बात कर रहा है, मर्जर अमलगमेशन की बात कर, क्या बस मर्जर अमलगमेशन की बात कर रहा है, नहीं। हर लिस्टेड एंटिटी प्लीज अपना अरेंजमेंट क्या लिखा है, अमलगमेशन, फिर क्या लिखा है, मर्जर। इन्होंने बहुत सारे टर्म्स बताए हैं, अभी उन सारे टर्म्स का मतलब समझो, बस मर्जर अमलगमेशन। अभी उन सारे टर्म्स का मतलब क्या समझो, मर्जर अमलगमेशन। सब में थोड़े 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 सिमिलर, सॉरी माइनर डिफरेंसेस होते हैं बच्चा, लेकिन अभी क्या समझेंगे, मर्जर अमलगमेशन। अगर कोई कंपनी मर्ज हो रही है, जैसे कि वोडाफोन कंपनी और आइडिया कंपनी, क्या हो गई बच्चा, मर्ज हुई। चलिए, अगर कोई कंपनी मर्ज हो रही है तो उन्होंने क्या बोल रखा है, इट टू बी प्रेजेंट टू एनी कोर्ट। पहले जमाने में कोर्ट हुआ करता था, लॉ बदल चुका है, कोर्ट के सारे काम कौन कर रहा है। तो कहीं कभी कभार आपको दिखेगा कोर्ट में केस गया, कोर्ट में केस गया, तब आप कहोगे दीदी कोर्ट में क्यों गया, बच्चा गलती से लिख दिया है, या फिर पुराना केस है, चेंज नहीं कर सकते इसलिए कोर्ट लिखा है। अदरवाइज सारे के सारे केसेस कहां जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ठीक है। चलिए, डज नॉट वायलेट या ओवरराइड और लिमिट द सिक्योरिटी लॉ। इन्होंने कहा प्लीज, जब आप मर्जर करोगे तो आपको मर्जर करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट आपने कहां प्रेजेंट कर रखे होंगे, ट्रिब्यूनल के पास। आपने उसकी एक स्कीम तैयार करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप वोडाफोन कंपनी के हो, आप आइडिया कंपनी के हो, दोनों का क्या होगा बच्चा, मर्जर होगा, ठीक है। इस स्कीम को हम आपसे अप्रूव करवाते हैं, आप भी अप्रूव करेंगे, ये भी अप्रूव करेंगे, तब जाके वोडाफोन कंपनी और आइडिया के शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे, तब जाके मर्ज होगा। अगर शेयर होल्डर ने हाँ नहीं बोला तो क्या मर्जर कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया, भैया भोली भाली जनता को तो हर कोई बुद्धू बना लेता है। अब डायरेक्टर ने शेयर होल्डर को बुद्धू बना लिया, लेकिन इसे भी क्या किया जाता है बच्चा, चेक किया जाता है। कौन चेक करता है, पहले कोर्ट हुआ करता था, कोर्ट के सारे काम किसके पास चले गए, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो बच्चा ट्रिब्यूनल भी एक बार क्रॉस चेक करता है कि भैया वो जो स्कीम थी जो आपको हमने दिखाई, आपने तो देख के हाँ बोल दिया, लेकिन ट्रिब्यूनल भी उस स्कीम को क्या करेगा, चेक करेगा। इन्होंने कहा रेगुलेशन नंबर 11 बोलता है वो स्कीम, कौन सी स्कीम बच्चा, अरेंजमेंट, लेकिन मतलब स्कीम किसकी, मर्जर और अमलगमेशन। तो स्कीम मर्जर अमलगमेशन की प्लीज ध्यान रखना क्या वॉलेट ना करे, ओवरराइड, लिमिट ना क्रॉस करे, किसकी, सिक्योरिटी लॉ। जो हम लिस्टिंग ऑब्लिगेशन पढ़ रहे हैं ना, स्कीम में ऐसा कुछ ना लिखा हो जो आपने ट्रिब्यूनल के पास सबमिट किया है, जो क्या हो बच्चा, हमारे सिक्योरिटी लॉ के अगेंस्ट। ये कॉमन ऑब्लिगेशन है, सबको ध्यान रखना, मर्जर अमलगमेशन करते हैं, दो लिस्टेड कंपनी आपस में क्या कर रही है, मर्जर, प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट से लिखा है, अब सब चिल्लर पॉइंट है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रिडम्पशन, रिपेमेंट, जो भी लिस्टेड एंटिटी को क्या करना है बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सारे काम क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब जो भी आरबीआई ने हाँ बोल रखा है, वापस डिविडेंड आज के डेट में कैसे कैश पकड़ा दिया जाता है क्या शेयरहोल्डर को, उसके बैंक अकाउंट में आता है ना, सब कंपनी उसके बैंक में देती है, सारे काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वही होना चाहिए जो आरबीआई ने अलाउ करके रखा है। क्लियर है बच्चा, पक्का पक्का पक्का। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, चिल्लर है, क्या लिखा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल। हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, हर पॉसिबल एडुकेट स्टेप लेना है, किसके लिए, एक्सपीडिशन मतलब जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टर की कंप्लेंट को क्या करना है, जल्द से जल्द खत्म करना है, उसके लिए इंश्योर करना है। बच्चा ये कुछ स्कोर लिखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर तुम प्रताड़ित हो, कहां से, कंपनी से, कंपनी तुम्हारी बातें नहीं सुन रही है, तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, www. लिखा नहीं है, लिख देती हूँ, लेकिन उसकी प्रॉपर वेबसाइट है, पढ़ेंगे आगे और आएगा। इस चैप्टर में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन नाम दे दिया www. क्या बच्चा, स्कोर प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्वेस्टर की सारी सारी कंप्लेनें जाती है, सारी सारी शिकायतें जाती है, ठीक है। अब पहले इन्वेस्टर यहाँ कंप्लेन करेगा और यहाँ से जिस कंपनी की शिकायत है, इसमें टाटा की भी होगी, रिलायंस की भी होगी, आईटेक्स की भी, सबकी कंप्लेनें इसमें होंगी, और जिस कंपनी की उस कंपनी से थ्रू, मतलब इस वेबसाइट के थ्रू उस कंपनी तक पहुंच जाएगी। अब बच्चा आईटेक्स कंपनी का सीएस क्या देखेगा, अपनी कंपनी से रिलेटेड इन्वेस्टर की प्रॉब्लम देखेगा, ठीक है, और उसे रिजॉल्व करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हेडिंग क्या लिखा है, आपको ग्रीवेंस को क्या करना है, रिड्रेस करना है, उसका एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है बच्चा, उसका सिस्टम क्या है, एक स्कोर प्लेटफॉर्म तैयार किया है, कुछ नहीं, एक वेबसाइट है ऑफिशियल, जिसमें इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट डालता है, दैट्स इट। जो भी यहां से कंप्लेंट आएगी, सेल्स का काम है उसे सुनना और ठीक करना। क्लियर है बच्चा?
और फाइनली लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, तुम ही बताओगे, समझाओ। स्टॉक एक्सचेंज को पैसे नहीं दोगे, लिस्टिंग अग्रीमेंट वगैरह है ना, देना तो पड़ेगा। अदर चार्ज टू बी पेड, किसको? रेगुलेशन स्टार्ट करते फटाफट, मार्क करो जल्दी। सबसे पहले क्या पढ़ा? 6 पढ़ा, नंबर बताओ। 6 पढ़ा, देन क्या पढ़ा? 8 9 10 11 12 13 14। सबसे ज्यादा जो याद करने वाला है रेगुलेशन नंबर 6। उसके बाद अगर भूल जाते हो तो भूल जाओ, लेकिन 6 मैं भूलने नहीं दूंगी। बाकी अगर तुम याद करो, तुम्हारी श्रद्धा यार, ठीक है। चलो, रेगुलेशन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है? ये कंप्लायंस ऑफिसर कौन होगा? ओनली सीएस। क्या करेगा? 4 काम। पहला, रेगुलेशन फॉलो करवाना। दूसरा, कोऑर्डिनेशन करवाना। नेक्स्ट, करेक्टनेस चेक करना। लास्ट, प्रॉब्लम सॉल्व कराना। प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा। एंड में लिखा है हर लिस्टेड कंपनी को शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट कर लेने का, कोऑर्डिनेट करना जितने भी इंटरमीडियरीज होंगे, अब चाहे वो डिपॉजिटरी ही क्यों ना हो। नेक्स्ट से लिखा है डॉक्यूमेंट संभाल के रखना है, परमानेंट को अच्छे से संभाल के रखना ऑलवेज, लेकिन जो टेम्परेरी है पिछले 8 साल के। फिर क्या लिखा है बच्चा? इंफॉर्मेशन फाइल करो, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट रेवेन्यू जाने से पहले ध्यान रखना सिक्योरिटी लॉ कहीं से भी वॉलेट ना हो। डिविडेंड इंटरेस्ट ये सब किस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, खत्म। ग्रीवेंस को क्या करना है? रिड्रेस। ग्रीवेंस मतलब प्रॉब्लम, रिड्रेस मतलब सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके हेल्प से होगा? स्टोर प्लेटफॉर्म। और फाइनली क्या बोल रखा है? स्टॉक एक्सचेंज को उसकी फीस दे देना, नहीं तो ये सारे काम नहीं होंगे। समझ में आ गया? ये क्यों पढ़ाया इन्होंने तुम लोग को? नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या लिखा है, जल्दी देखो जल्दी देखो। चुप न लाइक। कॉमन ऑब्लिगेशन दिख गए, हर लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना है। इन्होंने क्या बोल दिया? कंप्लायंस एलओडीआर स्टार्ट हो गया। इन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी को क्या करना है? कुछ लिस्ट है वन टाइम की, क्वार्टरली कंप्लायंसेस लिस्ट दिख रही है, हाफ ईयरली दिख रहा है, ईयरली दिख रहा है, इवेंट बेस्ड दिख रहा है, यही सारे वो कंप्लायंसेस है। क्या ये बात समझ में आई? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है हाफ ईयरली वाली कंप्लायंसेस की लिस्ट बता दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ बच्चा पढ़ाई नहीं तो कहां से पूछेंगे। मतलब इन्होंने बोला हाफ ईयरली कंप्लायंसेस, हेडिंग देखो लिस्ट दिख रही है। हाफ ईयरली कितनी है? कितनी है? 2। आज नहीं पढ़ा रही हूँ लेकिन बता रही हूँ कैसा क्या होता है। मतलब अब जो हम पढ़ने वाले हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है लिस्टेड पहले मुझे बताओ, सबसे पहले हम किसकी पढ़ेंगे? वन टाइम। वन टाइम में कितनी दिख रही है? क्या तुम्हें क्या लगता है वन टाइम 3 ही होंगी? चैप्टर के ऊपर ही लिख दिया था ओवरव्यू। इसका मतलब बहुत ऑब्लिगेशंस हैं। आपकी बुक में अगर 3 है तो आंसर में भी कितने लिख के आना? कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। मैंने आपको बोला सिक्योरिटी लॉ फिर से प्रोफेशनल में आएगा तो सब यहीं पढ़ा देंगे क्या? बाकी लिस्ट वहां पढ़ना ना। समझ में आ रही है? ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, क्वार्टरली में कितने पॉइंट्स है? पॉइंट्स देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर पूछा है क्वार्टरली तो पूरे 7 पॉइंट्स। तुम्हारे इसमें कितने लिखे? पुरानी बुक में कुछ कम है, 5 है तो 2 और ऐड कर लेना। होते बहुत सारे हैं लेकिन वो न्यू अपडेटेड मॉड्यूल से ही है ना देखेंगे, तो 7 पॉइंट्स पूरे लिखने होने चाहिए। एग्जाम में अच्छी बात है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हाफ ईयरली बता दो, वन टाइम बता दो, है ना, इवेंट बेस्ड बता दो। तो ये लिस्ट कल स्टार्ट करूंगी। आज की सभा समाप्त।